Hello everyone. Good evening once again, my dear students. As you know that we are dealing the chapter human health and diseases. So in this chapter we have already covered so many topics, especially the various kinds of diseases we have already discussed. Now in this video clip I am going to explain you about the preventive measures. ठीक है, how can we prevent the disease? Clear? तो ये भी जरूरी है ना, डिजीजेस तो हम लोगों ने पढ़ा, उसको रोकें कैसे, प्रिवेंट कैसे करें। देखो स्टूडेंट, दो वर्ड आता है, क्लियर, एक आता है ट्रीटमेंट और दूसरा आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर, ट्रीटमेंट में क्या है, मैं पहले ट्रीटमेंट ही बता दूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, वॉट एवर यू डू टू गेट रीड ऑफ द डिजीज, क्लियर, दिस कम्स अंडर द ट्रीटमेंट। यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एंड वॉट एवर द मेजर्स यू टेक टू गेट रीड ऑफ दैट डिजीज, दैट ऑल कम्स अंडर द ट्रीटमेंट। आपको बीमारी हो गई है और उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप जो कुछ करते हो वो ट्रीटमेंट में आता है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। आपको सर्दी जुकाम खांसी मलेरिया हो गया, आप दवाइयां खाना शुरू कर दिए, है ना, सो दैट कम्स अंडर द ट्रीटमेंट, नॉट इन द प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लियर, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है अब आपको समझ में आ चुका होगा, यू नाउ नो। सो वॉट एवर द मेजर्स और प्रिकॉशन विच वी टेक so that we cannot get any kind of disease or any sort of disease, so that measures comes under the preventive measures। यानी हम वो जो सारे तरकीब या उपाय इस्तेमाल करते जिससे हमें कोई बीमारी हो ही नहीं, तो वो आता है हमारे किसमें, वो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। क्लियर, तो आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो प्योरली प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर है। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप एक नजर देख लो, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्लियर, आप इसको देखो। ओके, सो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद ऑल दीज पॉइंट्स, है ना। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ऑल दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, है ना, हम लोग वहीं से ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर, बिकॉज एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ द डिजीज और यू कैन से हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज। तो पहला पॉइंट जो मेंशन किया गया यहाँ पे वो है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन आप समझ रहे हो, मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन मींस व्हाट, अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखना। क्लियर, चॉकिंग ऑफ द नेल्स, कटिंग ऑफ द हेयर्स, टेकिंग बाथ ऑन डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना। सो दिस कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन। बचपन से सिखाया जाता है, आप छोटी क्लास में होते हो, नर्सरी में होते हो, प्री नर्सरी में ही सिखाया जाता है कि वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, जस्ट आफ्टर द मील्स, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग और आफ्टर मील इन द इवनिंग वी शुड ब्रश आवर टीथ, है ना। ये बचपन में सिखाया जाता है, ये पर्सनल हाइजीन में आता है। नाखून बढ़ गया, नाखून को काटना, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआस दे रिमेन्स इन द नेल्स, है ना, तो चॉकिंग ऑफ नेल्स इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पर्सनल हाइजीन में आता है। गर्मी का सीजन है, स्वेटिंग हो रही है बॉडी में आपकी, है ना, तो स्वेटिंग के साथ सॉल्ट भी आता है, तो दिस अलाउ द माइक्रोब्स टू फ्लरिश, है ना, तो इसलिए इट बिकम नेसेसरी टू टेक बाथ ऑन डेली बेसिस। आप मत 3 टाइम नहाओ गर्मी में, बट एक टाइम तो आप अच्छे से नहा लो, है ना। ठंड का मौसम है, ठीक है, रोज रोज ठंडे पानी से आप नहीं नहा सकते, यूज ल्यूक वार्म वाटर आप यूज कर सकते हो, है ना। तो आप जब भी नहाओ, दिन में एक ही बार नहाना है या वीक में आप 3 दिन नहा रहे हो तो डिसइंफेक्टेंट यू शुड यूज, डिटॉल सोप यूज करो, है ना। इस तरह की चीजों को हम लोग को यूज करना चाहिए, ये हमारे पर्सनल हाइजीन में आता है। ठीक है ना।
तो बाई अप्लाइंग दिस मेथड वी कैन गेट रीड ऑफ मेनी स्किन डिसऑर्डर्स, है ना, एंड सम अदर सीवियर डिसऑर्डर्स। इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? कंजप्शन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस कम्स अंडर प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, वी शुड इंश्योर दैट वी आर टेकिंग द safe drinking water because most of the diseases these come through the water, है ना। आप डायरिया की बात करोगे, वाटर से होता है। आप डिसेंट्री की बात करोगे, आप अमीबियासिस की बात करते हो, ठीक है, इवन एस्कैरियासिस की बात भी आप करते हो। तो ये क्या है? ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। जॉइंडिस क्या है? वाटर बॉर्न डिजीजेस है। तो जब तक हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं यूज करेंगे, हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे ऐसी बीमारियों से, है ना। तो वी शुड बॉयल आवर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। अगर हो सके तो पानी को बॉयल करके पिए, या अल्ट्रा वायलेट रेज से जो किल किए हुए होते हैं माइक्रोब्स, वो वाला पानी हमको पीना चाहिए। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पीना चाहिए जो घर में आरओ लोग लगाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर सप्लाई शुड बी सेफ, है ना। शहर में देखते हो पुराना ड्रिंकिंग वाटर का पाइप जा रहा है, सीवर लाइन से जा रहा है, पाइप पुरानी हो गई है, लीकेज है, तो वहां से गंदे पानी की सप्लाई होती है। तो वी शुड इन्फॉर्म द नगर निगम पीपल, है ना, ताकि वो उसको ठीक करें, ताकि साफ सुथरा पानी घरों में सप्लाई हो। क्लियर। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिए। सबसे अच्छा है पानी को बॉयल करके आप रख दीजिए, ढक के रख दीजिए, उसको यूज करिए, है ना। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है हाइजेनिक पर्पज से। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन, दैट इज पब्लिक हाइजीन, है ना। पब्लिक हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक हाइजीन में क्या होता है? आप देखोगे जहां भी कूड़े का अंबार वगैरह लगा हुआ है, वहां पे सफाई होनी चाहिए, है ना। आप शहर में देखते हो, अगर इफ द पीपल आर वेरी मच अवेयर तो वहां पे सफाई होती है। इफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, गंदगी पड़ी हुई है, ढेर लगा हुआ है, आप अवॉइड करके निकल जा रहे हो, तो आपके लिए खतरनाक है ये, है ना। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। क्यों? क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ द गार्बेज इट अलाउ द मॉस्किटो, है ना, टू फ्लरिश, bees to flourish, है ना, हाउस फ्लाइज टू फ्लरिश, इट बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम, है ना। तो ये प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, आजकल हमारी गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख रही है, कोविड-19 की वजह से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पहले भी दिया जा रहा था, स्वच्छ भारत नारा लगाया गया है, पूरे भारत को स्वच्छ करके रखना है। तो इसमें कोई नेता नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग का ही रोल होता है ना। सब लोग अपने आसपास की सफाई रखेंगे तो पूरे देश में अपने आप सफाई रहेगी। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट आप पढ़े ही हो, आप लोग पढ़े हो, है ना। उसके बाद क्या है? सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड द वेस्ट। ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, एक्सक्रीटा का डिस्पोजल सेफ होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्लरिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में क्या है? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, आजकल आप लोग टर्म सुने हो, क्वारंटाइन करना, है ना। 14 से 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर देना, 2 वीक के लिए होम क्वारंटाइन करना, मतलब उसको आइसोलेट कर देना। वो किसी के संपर्क में नहीं आएगा, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वायरस फैलेगा नहीं, है ना। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरह की चीजें बहुत पहले से चली आ रही है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स भी हो गया तो वो एक जगह आइसोलेट कर दिया जाता है, उस पेशेंट से किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग को पता है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ पे ये महामारी नहीं फैलती है ना। लोग कांटेक्ट में जितने ज़्यादा आएंगे ये उतने ज़्यादा फैलेगी, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो पेशेंट को अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, खुद से आइसोलेट हो जाना चाहिए, है ना, ताकि उसकी वजह से ये बीमारी किसी और में ट्रांसमिट ना हो जाए। क्लियर। तो ये हमारा है क्या? आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल ऑफ द कैरियर्स एंड द वेक्टर लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो, स्पेशली एनोफिलीज एंड द क्यूलेक्स। ठीक है, फ्लाइज में हाउस फ्लाइज आपको पता है, हाउस फ्लाइज दीज आर द कैरियर, मैकेनिकल कैरियर ऑफ द many diseases like typhoid, like cholera, like you can say diarrhea, dysentery, ये फ्लाइज से होती हैं। फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना।
तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर, मैकेनिकल कैरियर ऑफ डायरिया, clear, typhoid, cholera. So the germ that are responsible for typhoid, cholera, diarrhea, for this the mechanical carrier is the flies, house fly. These are mechanical carrier. उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज स्पेशली, है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी, इट्स अ वेक्टर फॉर मलेरियल पैरासाइट। क्लियर। उसके बाद क्यूलेक्स बीमारी जो होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फीमेल क्यूलेक्स जो होती है, दिस इज द कैरियर फॉर एलिफेंटियासिस, ठीक है ना। उसके बाद एडीज, एडीज इज फॉर डेंगी एंड द चिकनगुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ब्रैकेट में दिया हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2014 में 15 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीजें होती हैं। स्टूडेंट लोगों का ध्यान जाता नहीं है, बट आप लोगों को यहीं पे फोकस करना है कि ये मैकेनिकल कैरियर कौन कौन सा या वेक्टर कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर में वेक्टर को इरेडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बीमारी कॉज करने वाले वेक्टर को इरेडिकेट कर देते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्लियर। सो कंट्रोल ऑफ द कैरियर्स एंड द वेक्टर लाइक फ्लाइज, मॉस्किटो, है ना। उसके बाद फिर क्या है, वाटर रिसोर्सेज शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड पीरियोडिकली, है ना। पूल है, कोई भी पूल है, स्विमिंग पूल है या कोई भी वाटर रिजर्वायर है या वाटर टैंक आपके घरों में पानी की टंकी है, तो पीरियोडिकली उसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है ना। अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे तो अगेन इट विल बिकम द, यू कैन से, कॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस, है ना। वहां भी फिर मक्खियां जाती हैं, गंदगी जाती है। क्लियर। तो हमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए। आप सिंपल तरीके से हम बताएं, क्लोरीनेशन करना चाहिए। जो भी ओवरहेड टैंक से जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई होती है, आप देखते हो टाइम टू टाइम उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो लोग कहते हैं अरे यार पानी में दवा मिली हुई है, कुछ टेस्ट बदला बदला आता है ना। जरूर बदलेगा अगर हम कोई डिसइंफेक्टेंट पानी में मिलाएंगे, क्लोरीन की टैबलेट्स मिलाएंगे या ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, है ना, तो टेस्ट तो बदलेगा ही, बट दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि ये क्या है, इट विल किल द जर्म्स। आपको पता है द क्लोरीन किल्स द जर्म्स, उसमें जर्मिसाइडल क्या होता है, एबिलिटी होती है ना, वो जर्म्स को किल करता है। तो वाटर पूल्स जो भी है उसको डिसइंफेक्टेंट करना और डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी वी हैव टू यूज डिसइंफेक्टेंट। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड इन प्लेसेस लाइक ड्रेनेज एरियाज एंड द स्वैम्प्स वेयर मॉस्किटोज ब्रीड। सिंपल सी बात है, अगर ओपन नाली है या क्लोज नाली भी है तो इरेडिकेशन करना चाहिए। जहां पे भी वाटर का एक्यूमुलेशन होता है वो सारी जगहों पे हमें क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, दे किल द लार्वा और द लार्वी ऑफ द मॉस्किटो एंड द फ्लाइज, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। पहले घरों में लोग डीडीटी छिड़कवाते थे चारों तरफ, जो भी ओपन वायरिंग होती थी तो उसमें डीडीटी छिड़कवाते थे, क्योंकि तारों के बीच बीच में मच्छर रहते थे। फिर जो भी आसपास रुका हुआ पानी है वहां पे डीडीटी छिड़काता था, बीएचसी छिड़काता था, है ना। इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि जो भी लार्वा डेवलप हो रहे हैं उनको किल कर देना। जब लार्वा रहेंगे नहीं तो फिर एडल्ट कहां से आएगा, है ना। तो लार्वल स्टेज में ही फ्लाइज को और मॉस्किटोज को खत्म करना, ये पर्पस होता है, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का और यू कैन से द इंसेक्टिसाइड्स का, ये मेन यही पर्पस होता है, ठीक है। तो जहां कहीं भी रुका हुआ पानी है, आप लोग टीवी पे देखते हो, है ना, कि कहीं भी रुका हुआ पानी है, पानी जमा ना होने दें, ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि वही चीज क्या है, दैट बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड। वहीं पे मॉस्किटो फ्लरिश करते हैं, कुछ गंदे पानी में फ्लरिश करते हैं, कुछ साफ पानी में फ्लरिश करते हैं। तो पानी चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, अगर रुका हुआ पानी है, काफी दिन का है, तो वहां पे हमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। क्लियर, ताकि वहां पे लार्वा डेवलप
न हो जाए, स्पेशली जस्ट टू इरेडिकेट द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो एंड द फ्लाइज। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन माय डियर स्टूडेंट, ये आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा जब अपने मदर के यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है उसी समय वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती है ना। एंड यूज ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट कम्स अंडर द प्रिवेंटिव मेजर, इट नेवर कम्स अंडर द ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे अलग से हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना स्टूडेंट। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट हेल्प इन इरेडिकेटिंग वैरायटी ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज को जड़ से खत्म कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। डॉक्टर चैलेंज करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज करता है कि आप कोई स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को लाके दिखाओ। उसी तरह से जैसे स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया, उसी तरह से पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए हमारे इंडिया में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पिछले 15-20 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, आप सुनते हो, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। अमिताभ बच्चन के एम्बेसडर हैं, है ना, उसका प्रचार करते हैं। तो हर महीने पोलियो बूथ लगता है ना, लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं, ड्रॉप पिलवाते हैं। ड्रॉप मतलब वैक्सीन का यूज किया जाता है। फिर टीम घर घर पे जाती है, हर 5 साल तक के बच्चों को ड्रॉप पिलाया जाता है। द मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है इरेडिकेट करना। देखो स्टूडेंट, किसी एक लोकल एरिया में अगर हम ये प्रोग्राम कराते हैं तो उससे इरेडिकेशन नहीं हो सकता। ये पूरी कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक साथ कराना पड़ता है, तब किसी को इरेडिकेट कर सकते हैं। अब कोविड-19 को इरेडिकेट करने की जब बात हो रही थी तो एक जगह से थोड़ी हो सकता है, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे करेंगे तभी जाके इसका इरेडिकेशन हो सकता है। एक भी केस अगर बच गया तो क्या होगा, ये पूरे वर्ल्ड में फिर से फैल जाएगा, है ना। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे पोलियो है, उसको कंट्रोल किया गया है, अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है बट इरेडिकेट हो जाएगा। डिप्थीरिया है ना, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस है। मैंने कुछ बीमारियों का नाम मैंने लिखा हुआ है, निमोनिया है, टिटनेस है ना, डिप्थीरिया है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं विच आर अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के यूज से हम लोगों ने काफी कुछ बीमारियों पे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वैक्सीन दे आर ऑलवेज टेकन इन एडवांस। कोई भी वैक्सीन बीमारी होने के बाद अगर आप लेते हो तो वो वर्क नहीं करेगी। वैक्सीन का रूल होता है, इट इज ऑलवेज टेकन इन एडवांस एंड इट एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, तो आज की डेट में स्टूडेंट, जब हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे चला गया, हमारा साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल ऐसी वैक्सीन बनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वैक्सीन बनाई गई है, जो बहुत सारी बीमारियों को, यू कैन से देयर आर मेनी डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन बनी हुई है, दिस इज वेरी मच इफेक्टिव एंड इट इज ऑब्टेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत बर्निंग ब्रांच है ना, इट्स ए बून यू कैन से, है ना, जिससे बहुत सारे मायरिकल्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे वैक्सीन जो है, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट कि किस तरह से हम लोग जो है वो बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द डिजीजेस, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम वैरायटी ऑफ द डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना। अगर बीमारी हो जाती है सपोज दैट, तो द पर्सन शुड टेक द प्रॉपर मेडिसिन। ठीक है, प्रॉपर ड्रग्स लेना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम में लिखा है, यूज ऑफ द ड्रग्स एंड द एंटीबायोटिक against infection is very much necessary, it become effective. Clear? So I hope that you are now able to understand the various point related to the prevention of the diseases. Clear? Thank you very much for listening it very properly. Student, next video mein I will come in front of you with the another topic of this chapter. Thank you, have a nice day.